दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज मैं अपने अनुभवों के इस कड़ी में आपको एक जिला मुख्यालय जो चमोली का है गोपेश्वर, उसमें एक आदमखोर सक्रिय हुआ था 2006 में, और उसकी कैसे हमने उसको ट्रैप किया और उसके द्वारा 22 महिलाओं को घायल किया गया था और एक बच्चे को उसने किल किया था। तो आप लगा लो 22 महिलाओं को घायल करने वाले गुलदार को ट्रैप करना भी बहुत ज़रूरी था। और वह आदमखोर क्यों हुआ उसके बारे में मैं आपको इसमें बतलाऊंगा। दोस्तों ये 2006 लगभग जुलाई महीने की बात है। उस समय गोपेश्वर में एक मादा जो गुलदार थी, वो जब कोई और जंगल जा रही थी, क्योंकि गोपेश्वर के ऊपर जो है बांस के और घास के जो प्लॉट हैं, उसमें गोपेश्वर प्रॉपर था। ऊपर इंटर कॉलेज के ऊपर डीएम कोर्ट के ऊपर जहाँ टावर है वहाँ वाला हुआ, गंगोल गांव हुआ, सगर हुआ, नीचे के जितने गांव थे, इन गांवों में ये लगातार जो महिलाएं सुबह घास के लिए जा रही थी या बांस काट रही थी, उन पे ये अटैक कर दे रहा था। परंतु ये केवल उनको काट रहा था, मार नहीं रहा था। इससे वहाँ का वन विभाग बहुत चौंकना हो गया, ये क्या हो रहा है। लगातार उस समय तक लगभग 10 घटनाएं हो चुकी थी। फिर जन आक्रोश भी बढ़ा, यार ये क्या, क्यों, मतलब गुलदार जो है वो महिलाओं को अटैक कर रहा। लोग ये समझ रहे थे कि महिलाओं को मार नहीं पा रहा, इसलिए बहुत जन आक्रोश इसमें हुआ। तो वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इसको पकड़ने के आदेश जो है 15 जुलाई 2006 को इसके के आदेश जारी कर दिए गए। उसके बाद दोस्तों इसके लिए पिंजरे लगाए गए, गंगोल गांव लगा दिया गया, गोपेश्वर टावर के जो टेलीफोन टावर है उसके यहाँ लगा दिया, सारी जगह इसके पिंजरे लगा दिए गए हर जगह। परंतु यह गुलदार पिंजरे पे नहीं आया। और दोस्तों उसके बाद इस बीच इसने लगभग 2-3 औरतों को और घायल कर दिया, जिससे फिर जन आक्रोश स्टार्ट हुआ। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा 29 जुलाई को इसको आदमखोर घोषित करते हुए, क्योंकि यह नगर क्षेत्र था, नगर क्षेत्र में जो पौष इलाका है बहुत ज़्यादा घनी आबादी थी और सारे अधिकारियों के आवास थे, और वहीं ये घटना कर रहा था। इस दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ ये इसका जो टेलीफोन टावर था, यहाँ पे बालिका इंटर कॉलेज भी था, और जहाँ पे लगभग उस समय 500-600 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, तो उन्हें भी भय था। इसलिए वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा 29 अगस्त को इसको आदमखोर घोषित कर इसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए। दोस्तों उसके बाद ये फिर इसको पिंजरे, और इस पर उस समय तक शूटर नहीं बुलाया गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि पहले इसको पकड़ा जाए, उसके बाद जब नहीं होगा तभी इसको शूट के आदेश होंगे। लगभग 12 तारीख को इसने गोपेश्वर के ऊपर देव दर्शन जो होटल है, जहाँ पे गोपेश्वर का मंदिर है, ठीक देव दर्शन होटल के बगल पे शाम को इसने किसी के घर पे पहुंचकर, वहीं पे जो रोड के बगल पे ही जो मकान था उसमें एक बालिका थी, उस बालिका को घायल कर दिया। और अब ये लगा विभाग को कि यह जो गुलदार है ये अब बस्ती की ओर भी बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे इसको मारने के लिए आदेश जारी कर दिए। और दोस्तों डीएफओ उस समय वेदपाल जी थे, उन्होंने मुझे कहा रावत आप गोपेश्वर आ जाए, क्योंकि ये गुलदार जो है इसकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और इसको अब लगभग शूट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप गोपेश्वर पहुंचो। तो मैं परमिट जारी होने के बाद मैं 14 तारीख अगस्त को शाम के समय मैं गोपेश्वर पहुंच गया। तो उन लोगों ने मुझे एक जिप्सी दी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था, और पर लेकिन जो थे वो सब जगह रोड थी, इसलिए उन्होंने कहा कि रावत आप जिप्सी से इसमें जो है सर्चिंग इसको करें, और उसके बाद जब कहीं होगा तो आप पैदल भी देख लें। मैंने कोई नहीं सर, वो तो मेरे को आदत है, मैं पैदल भी सर्च कर लेता हूँ। तो शाम को हम जहाँ इसकी घटनाएं थी, सगर, गंगोल गाँव, उस साइड से मैं सर्च करते हुए ठीक जो गैस गोदाम है ऊपर, जहाँ पे उसने बालिका को घायल किया था, लगभग उससे
लगभग 500-600 मीटर दूर गैस गोदाम है मंडल रोड पे। तो वहीं पे मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक गाड़ी वाला वहाँ पे खड़ा है और मेरे को देखते ही कहा सर गुलदार है यहाँ पे। वास्तव में गुलदार बैठा हुआ है, परंतु मैं उसी दिन आया था इसलिए मेरे को वहाँ के गुलदारों के बारे में मालूम नहीं था कि यहाँ पे कितने गुलदार हैं और जो औरतों को काट रहा है वो गुलदार कौन है। इस चीज़ का ज्ञान न होने के कारण मैं कुछ कर नहीं पाया और मैंने DFO वेदपाल जी को फ़ोन किया कि सर एक गुलदार जो है वो गैस गोदाम पे बैठा हुआ है और क्या मैं इसको शूट कर दूं। तो उन्होंने कहा रावत क्या ये आदमखोर है। मैंने बोला सर मैं तो अभी आया हूँ और अभी आके मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये आदमखोर है। भाई जब मैं एक हफ्ता इधर घूमूंगा, जब सारे क्षेत्र को देखूंगा यहाँ पे कितने लेपर्ड हैं, इसके व्यवहारों में क्या अंतर आया है या नहीं आया है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना इसकी यहीं पे 500 मीटर पे इसने घटना की और लोग भी कह रहे हैं कि इस एरिया पे चल रहा है, तो क्या ये गुलदार वही हो सकता है। बोले रावत आपको क्या लग रहा है। मैंने सब तो मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि बिना सोचे समझे मैं तो क्लियर, बट तो ठीक है इसको आप छोड़ दो। तो दोस्तों 14 अगस्त शाम लगभग 7:30 बजे और 8 बजे के बीच मैंने इस गुलदार को वहाँ पर से छोड़ दिया और ये वहाँ से नीचे जंगल जो बाँस का जंगल है उस जंगल में निकल गया। तो आप लगा लो दोस्तों, उसके बाद इस गुलदार को 6 महीने बाद तब भी मेरे द्वारा शूट किया गया। तो कभी ये सोचते हैं कि वास्तव में बिना ट्रैक किए हुए मैंने उस दिन उस गुलदार को छोड़ा था और वो मेरे को उस दिन जाते ही मिल गया था, परंतु बिना किसी गुलदार के व्यवहार का और बिना उसके शूट न करना मेरे को 6 महीने पीछे तक ले गया। और उसके बाद दोस्तों फिर वो गुलदार वहाँ से नीचे निकल गया और हम फिर पेट्रोलिंग हमने स्टार्ट की। लगभग मैं 7 दिन उस एरिया पे रहा और उस बीच मैंने जहाँ जहाँ उसने गुलदारों ने अटैक किए थे तो मैंने सब देखा कि ये केवल दिन में ही अटैक कर रहा है महिलाओं पे, और उसके बाद ये कोई अटैक रात को नहीं कर रहा था। केवल एक बच्ची पे इसने जो अटैक किया था वो केवल शाम का समय था, बाकी ये सारे अटैक इसके दिन के थे। दोस्तों उसी समय लगभग 19 या 20 सितंबर को इसने गंगोल गांव की देवी पुष्पा देवी को, वो भी घास काटने ऊपर गई थी और उस पर इसने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद औरतों में भगदड़ मच गई, कुछ औरतें गिर गई और कुछ लोगों में एक दहशत फैल गई थी बहुत ज़्यादा। और जब गुलदार किसी औरत पे झपट रहा था तो उसके चीख चिल्लाने से लोग कोई उसको बचाने के बदले में अपना आप ही भागना शुरू कर दे रहे थे और वो ऐसे में 2-3 औरतें गिर गई तो वो भी घायल हो गई। और फिर लोग उस पुष्पा देवी को हॉस्पिटल ले आए और फिर देखा कि गुलदार ने केवल उस पर नाखून ही नाखून मारे हैं और उसके बाद थोड़ा दिन बाद वो ठीक हो गई। इसी प्रकार से उसने लगभग अक्टूबर के महीने में एक मनोरमा थी गंगोल गांव की, उसी गांव की मनोरमा को फिर वही घास काटते हुए उसने उस पर भी झपटा मारा और उसको भी घायल कर दिया। लगभग नवंबर 19 या 20 तारीख की बात है। इंटर कॉलेज के ऊपर, जहाँ पे बालिका इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज के ऊपर ये मीना भट्ट जो रुद्रनाथ के पुजारी है हरीश भट्ट जी, उनकी मिसेज थी, वो भी घास काटने ऊपर गई थी। तो उसको भी दिन में जो है गुलदार ने वहीं पे अटैक कर दिया, जबकि इंटर कॉलेज उस समय कॉलेज भी स्टार्ट था और लोग जो थे वो सारे स्कूल में थे और हो हल्ला हुआ तो हम भी वहीं थे। तो फटाफट हम लोग भागे तो पता चला कि उनकी मिसेज को गुलदार ने काट दिया है। परंतु जब भी हम उस एरिया पे पहुंच रहे थे तो गुलदार पहले ही फरार हो जा रहा था और हमको उसकी बरसात का जो मौसम होता है उसमें लेपर्ड को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ देखो जब आप ट्रैकिंग पे जाएंगे तब तक बारिश हो जाती है। वैसे वन विभाग ने हमें वहाँ छाते उपलब्ध करवा दिए थे, परंतु फिर भी हम लोग जब भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे तब तक लगभग बारिश ही, हर टाइम पे बारिश हो जा रही थी और गोपेश्वर साइड पे उस समय तो अधिक ही बारिश हो रही थी। एक
लगभग अक्टूबर 22 या 23 तारीख की बात होगी। एक दिन किसी के द्वारा हमें बताया गया कि इंटर कॉलेज के ऊपर जो टावर है, टावर के पीछे उसको लेपर्ड दिखाई दिया। तो डीएफओ साहब वेदपाल जी आए और कहरावत वहाँ वो कह रहे कि उनको लेपर्ड दिखाई दिया, चलो हम भी चलते हैं। और हम लोग ऊपर उस टॉप पे रात शाम को सर्च करने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों हमने सर्च किया और ये पता नहीं था कि बारिश आने वाली है, परंतु इतनी भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई कि हमको वहाँ से आना बहुत दूभर हो गया। यहाँ तक कि डीएफओ साहब की घड़ी सब वहीं गिर गई, इतनी बारिश और फिसलन हो गई। तो आप लगा लो कि कितना टफ उस समय बारिश में इस लेपर्ड को ट्रैक करना बहुत कठिन हो रहा था। ये गुलदार लगातार महिलाओं को काट रहा था, इसलिए इसमें जो यूपी से संजय कुंवर की जो टीम थी, संजय कुंवर हुआ, बलजीत कुंवर हुआ, इनको भी आदेश किए गए, क्योंकि एक आदमी की बस से बाहर था और वो टीम भी गोपेश्वर पहुंच गई। और उसके बाद उन्होंने भी सर्चिंग स्टार्ट की। तो 1-2 दिन में उनके साथ रहा, फिर मैंने उनको कहा कि चलो आप अभी सर्च करो, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ और मैं गैरसैंण अपने ऑफिस होके आता हूँ। तो वो लोग भी लगभग 10 दिन तक इस पे लगातार सर्चिंग करते रहे, परंतु दोस्तों यहाँ तक कि गुलदार उनको भी नहीं दिखाई दिया। वही था, हम लोग उसकी जो रणनीति थी उस रणनीति को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2006 की बात है। तो 2006 में हम भी नए थे, इतने परिपक्व हम भी नहीं हुए थे। और क्योंकि ये जो लेपर्ड था, ये लेपर्ड ऊपर वाले क्षेत्र पे ऑपरेट कर रहा था और वहीं से मूवमेंट भी कर रहा था, यानी रोड पे ये कम आ रहा था, बल्कि जंगल से ये दोनों साइडों को निकल रहा था। और वहीं ये सुबह धूप सेकते ही जहाँ महिलाएं घास काटने चले जाए और वहाँ ये पहुँच जा रहा था। यहाँ तक कि उस समय ऐसा हो गया था, जब महिलाएं घास या बाँझ के लिए जा रही थी तो उस समय हम लोग भी उनके साथ वहाँ पहुँच जाते थे कि क्या पता कहीं ये हमको दिखाई दे। मतलब ये भी हमारा रूटीन बन चुका था। और दोस्तों उसके बाद जो संजय कुंवर और बलजीत कुंवर की जो दल था वो भी वापस चले गया। दोस्तों ये वाकया दिनांक 18/12/2006 का है। ये घिंगराण, वहाँ गोपेश्वर से ऊपर रोलीगवाड़ होते हुए एक रोड घिंगराण तक जाती है और घिंगराण से पीछे एक जो दलदली ज़मीन है उसके पार पत्थर ही पत्थर हैं बहुत ज़्यादा। मेरे समझ से किसी ज़माने में ग्लेशियर से वो इकट्ठे हुए होंगे, बड़े बड़े पत्थर हैं और उनमें अनेक गुफाएं हैं। और उन गुफाओं में साई और अनेक प्रकार के जो जानवरों के रहने के जो हैं वो आवास जैसे बने हुए हैं। और उसी के पीछे 2 मकानें हैं, एक सुरेंद्र लाल की थी और एक किसी और की है। तो उनका बेटा बिशन लाल सुबह स्कूल के लिए तैयार हुआ तो उसकी माँ ने देखा यार कि क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है, सुबह ही लोग 10 बजे की स्कूल में सुबह खाना खा लेते हैं, जो चावल और दाल, उसके बाद वो स्कूल चले जाता बेटा और उसके बाद दिन का भोजन वहाँ करते हैं। तो उसने देखा कि घर पे चावल नहीं है, तो उसकी मम्मी ने उसको कहा कि जा तो ऐसा कर, क्योंकि वहाँ पर से 500 मीटर सामने दुकान थी, दुकान से चावल लेने के लिए उसको भेज दिया। वो जब चावल लेके आया और वहीं पे, क्योंकि 9 बज रहे थे, धूप आ गई थी और 9 बजे वहाँ पर से, क्योंकि उस समय वहाँ गुलदार का भय तो था नहीं, क्योंकि केवल वो महिलाओं को काट रहा था, बाकी और कोई भय नहीं था। तो जब वो लड़का वहाँ पर से विशाल लाल वहाँ पर से आगे पहुँचा, जो दलदल वाली ज़मीन थी, तो वहाँ पे कोई लेपर्ड उन गुफाओं में रात को शायद रहा और वो धूप सेकने बाहर आया। उसने देखा यार ये लड़का मेरे सामने से गुजर रहा है, तो उसने उस पर तो हमला कर दिया। और हमला करने के बाद उसकी चीख निकली, परंतु उसके कैनाइल जो है, उसके कैनाइलों ने उसका गला फाड़ दिया था। और जब लोगों ने आर पार से देखा कि अरे एक बच्चे पे वहाँ पे गुलदार चिपटा हुआ है, और उसके बाद वो उसको सीधे उठा के एक जो गुफा थी बड़ी ऊपर से नीचे की ओर, उसमें
ले गया। तो वहाँ पे कोई धीरज प्रधान थे शायद पहले, उस समय का ऐसा ध्यान है, और वो फटाफट सारे लोग इकट्ठे हुए और वो सीधे उस गुफा में गया। उसने बच्चे की बॉडी को पकड़ा हुआ था, तो उसको फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचा दिया। और उन्होंने उस समय की हिम्मत को मानना पड़ेगा, वो उस समय जो गुलदार था उस बच्चे को उसके अंदर घसीट रहा था, परंतु उन्होंने उससे छीन के उस बच्चे को बॉडी को निकाल लिया था। और उसके बाद तुरंत वाइल्ड लाइफ चीफ को इस चीज़ की सूचना दी गई और वाइल्ड लाइफ चीफ को आदमखोर घोषित करते हुए एक परमिट जारी कर दिया गया। वैसे तो परमिट हमारे पास भी पहले से मारने का परमिट था, परंतु जो उसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र केवल निश्चित क्षेत्र दिए गए थे कि इस क्षेत्र में ही मारेंगे इसको। परंतु अब जब उसने किलिंग स्टार्ट कर दी तो उसको फिर आदमखोर घोषित करते हुए नया परमिट जारी कर दिया गया। और मैं उस दिन गोपेश्वर से गैरसैंण में था, मुझे कॉल डीएफओ द्वारा कॉल किया गया, रावत यहाँ पे एक बच्चे को किल कर दिया गया है, आप तुरंत गोपेश्वर पहुँचे। तो मैं यहाँ से गाड़ी द्वारा चमोली से मैं गोपेश्वर पहुँचा और उसके बाद लगभग 4 बजे मैं देर खड़ोरा जो जगह थी वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं। मैं तो पहले समझा नहीं कि ये लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो रखे हैं। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर से उसने बच्चे को उठाया और बच्चे को इस गुफा के अंदर ले गया। बच्चे को तो हमने निकाल लिया है वहाँ पर, परंतु गुलदार इसके अंदर है। और उसके चारों ओर से उन्हें टिन और जो चेक डैम की जालियाँ हैं, जालियों से पूरे क्षेत्र को घेर रखा था और लगभग 400-500 लोग वहाँ पे थे। उसके बाद तो हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इस गुफा के अंदर गुलदार है और आपको इसके अंदर इसको शूट करना है। तो एकदम मिली जो चैलेंज हमको मिला उसके बारे में हमें ज्ञान था नहीं। तो अचानक जब किसी को टास्क दिया जाता है कि अब आपको इसमें घुसना है, और वो घुसना भी ऐसा था कि अंदर आदमखोर गुलदार है और आदमखोर गुलदार को आपने गुफा के अंदर मारना है। एक नया तजुर्बा था और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि आज हमारी मौत निश्चित है। तो मेरे साथ हरी यहाँ से गया था। तो फिर मैंने थोड़ा बैठा, मैं सोचा कि यदि ये गुफा जो है नीचे को है और नीचे के बाद इस पर अलग लूप हॉल शायद बने होंगे, यदि हम राइफ़ल को इसके अंदर लेके चलें और राइफ़ल जो है वो पावरफुल है और बाई चांस गुलदार हमको मिल गया और हमने उसको फायर कर दी, एक तो सिंगल बुलेट है, सिंगल बुलेट मिस भी हो सकता है, या वो किसी पत्थर पे यदि वो टकरा गया तो रिचेट में वो इस गुफा के अंदर हम ही को मार सकता है। ये सोच के मैंने राइफ़ल नहीं ले जाने का एक फैसला। तो मैंने 12 बोर जो मेरे पास डबल बैरल थी उसमें जो कॉटेज थे उन कॉटेजों में 6-6 दाने जो पड़े हुए थे, तो मैंने 2 कॉटेज लोड किए। और उसके बाद क्योंकि जल्दी भी वर्क करना था क्योंकि अंधेरा होने वाला था, तो इसलिए मैं और हरी उसके अंदर घुसने के लिए तैयार हो गए। और मैं सबसे पहले मैं ऊपर से आधे उस गुफा के आधे रास्ते तक गया और मैंने हरी को इशारा किया कि आप नीचे आ जाओ। फिर जब हरी लाइट लेके आया तो मैंने उसको बोला तुम नीचे चलो, और मैं ऊपर से फिर धीरे धीरे हम लोग तल पे पहुँचे। तो जहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके थे वहाँ पर जो था बच्चे का ब्लड दिखाई दे रहा था, यानी वो गुलदार उस समय उस बच्चे को वहीं तक ले गया था और उसके बाद इन्होंने इससे तुरंत उसे छुड़ा लिया था उस बॉडी को। और उसके बाद वो नीचे गया तो नीचे उसके जो पग चिन्ह थे वो साफ दिख रहे थे। डर के मारे हमारा बुरा हाल था और बिल्कुल मैंने हरी को बोला कि 1 मिनट में चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो हम पे चिपट भी जाए, लेकिन हमको घबराना नहीं है। यदि हम घबरा गए तो ये हम दोनों को ही यही मार देगा। इसलिए मैंने हरी को जो लूप हॉल दिखाई देते उस लूप हॉल की ओर इशारा किया कि इस पे जो है ये गुफा लंबी लग रही है, इस पे सर्च मारो। तो उसने उस पर सर्च मारा। मैं बिल्कुल एम लेके तैयार था कि यदि मेरे को जहाँ भी उसकी आंखों की रोशनी दिखाई दी तो मैं तुरंत उसके सर का निशाना लेके फायर कर दूंगा। फिर उसके अंदर कुछ नहीं दिखा। फिर हमने दूसरे जो गुफा थी उस पर लाइट मारी तो उस पर भी हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसके बाद जो और गुफाएं थी उस पर, तो मैं ये सोच रहा था कि अब हमें 1-2 गुफाओं में हमने लाइट मार दी है, यानी अब जो ये और बची हुई जो 1-2 जो और इसके लूप हॉल लंबे लूप हॉल हैं इनमें ये गुलदार पक्का होगा। और कहीं ना हो कि हम अब किसी गुफा पे लाइट मारे तब तक वो और क्रॉस से हम पे अटैक न कर दे बाहर जाने के लिए। इसलिए
सावधानी हम बरत रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, परंतु फिर भी क्या करें, मरता क्या नहीं करता, वर्क तो करना ही था। तो इसी प्रकार से हमने धीरे धीरे एक 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 करके सारी गुफाओं को हमने छान मारा, तो हमें वहाँ कोई लेपर्ड नहीं दिखाई दिया। फिर उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद अब हम उन गुफाओं से उन छेदों को देख रहे थे कि कहाँ से ये निकल सकता है। तो एक दो जो जगह हमको ऐसे लंबी जो गुफा थी और उसके ऊपर से ऊपर को छेद नज़र आ रहे थे। यानी हमने अब ये सोचा कि जिस समय इन्होंने बच्चे की बॉडी को ऊपर निकाला उसी समय ये जो लेपर्ड था ये आगे गया होगा और वही लूप हॉल से ये बाहर निकल गया। इन्होंने इसको बाहर निकलते हुए देखा नहीं, क्योंकि उस समय सबका ध्यान उस बच्चे की ओर था और उस समय ये फरार हो गया। और परंतु इन्होंने उसको देखा नहीं, इन्होंने सोचा कि वो उसी के अंदर है, इसलिए इतना बड़ा तामझाम जो है दिन भर पूरे फॉरेस्ट से उससे PWD फॉरेस्ट से इन्होंने पूरे चद्दर और तार मंगा के पूरे चारों ओर से इसको घेर रखा था। तो उसके बाद जो हम उसके बाहर निकले तो लोगों ने जब हमें देखा बाहर निकलते हुए, तो उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर लेपर्ड नहीं है। तो धीरे धीरे भीड़ अब छटती नज़र आने लगी और उसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। तो फिर दोस्तों फॉरेस्ट ने हमारा रहने का जो था वो डेरा ढिंगराण पे ही कर दिया और वहीं से हमको अब मूवमेंट करना था। अब हमारी मूवमेंट का जो एरिया था वो अब लगभग 12 किलोमीटर हो चुका था, जो रेडियस था उसका वो 12 किलोमीटर हो चुका था। अब हमारे पास सारे जो एरिया था वो पूरा सर्च के लिए आ गया था। तो दोस्तों हम इस बीच कभी घिंगराण से ऊपर जंगल की ओर गंगोल की ओर निकल जाते। रास्ते में हमको इतने हिरन दिखाई देते, कम से कम 30-30 40-40 के झुंडों में जो है घुरल वहाँ थे, सुअर वहाँ थे, काकड़ यानी वॉकिंग डियर वहाँ था। परंतु इतने जानवर होने के बाद हम सोचते थे यार ये जो लेपर्ड है ये क्यों आदमखोर हो गया। पार्क एरिया में तो जानवरों का होना ज़्यादा निश्चित ही था, इसलिए उसमें बहुत सारे जानवर थे। और कभी हम लोग इधर उसके बैक साइड को यानी कुजो मैकोट तक हम सर्च कर रहे थे। दोस्तों ऐसे ही सर्च करते करते बहुत टाइम गुजर गया, परंतु हमें लेपर्ड नहीं दिख रहा था। लगभग 20 जनवरी के लगभग की बात है कि रौली वार्ड जो है, रौली जो नाला है गोपेश्वर और घिंगराण के बीच में, इस पे शाम को हम जब सर्च करते हुए आ रहे थे तो जब मैंने बैक लाइट मारी तो मेरे को बैक में एक आंखें ऊपर चमकती हुई दिखी। मैंने जिप्सी रोकी और उसके बाद मैंने टेलीस्कोप से उसको देखा तो मैंने एक देखा कि एक लेपर्ड एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। तो आज हमको लेपर्ड दिखाई दिया था और मैंने सोचा आज तो इसको शूट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं वहीं से एम करने लगा गाड़ी से, परंतु गाड़ी से सही एम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उतरा और जो रोड के किनारे जो पैराफिट था, पैराफिट में मैंने गन रखी, अपनी राइफ़ल रखी और राइफ़ल से उसको एम किया। तो दोस्तों जब मैंने उसको एम किया तो एम करते ही जो मैं उसको फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार था तो लेपर्ड का जो बदन था वो लगभग मेरी ओर था, परंतु जो फायर करने से पहले वो उठ के चलने लगा। तो मेरे को समय गंवाना नहीं था क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आज लेपर्ड दिख रहा था, तो मैंने तुरंत उसको फायर कर दिया। फायर करते ही गुल्लार और उसके बाद वो सीधा तेजी से भाग गया। उसके भागने से मेरे को लगा कि मेरी गोली शायद इसको मिस कर गई है, या तो गोली मेरी खाली इसको रपट के निकल गई है, क्योंकि पहले उसका बदन चौड़ा था, जो मैं फायर किया तो वो उठ के लंबा हो गया था। इससे लग सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गोली इसको थोड़ा छूती हुई रगड़ के निकल गई है। तो मैं DFO साहब को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे एक लेपर्ड तो दिखा था, फायर भी किया, परंतु शायद उसको गोली नहीं लगी। तब तक DFO साहब तुरंत अपने चप्पलों में ही अपनी जीप लेके और गन लेके वहाँ पहुँच गए, राइफल लेके। तो मैंने उनको दिखाया सर यहाँ पर से इस पर हमने फायर किया था, लगभग 250 मीटर तो था ही। तो DFO साहब फटाफट चढ़े। तो जब हम वहाँ पे गए तो एक ब्लड की धार तो थी, परंतु लग रहा था कि गोली इसको आर पार गोली ने नहीं किया है और ये बाहर से छीलते हुए, क्योंकि जो उसके बाल कटे हुए थे, बाल कटे उससे ऐसा लग रहा था, क्योंकि बालों की जो लकीर थी वो बहुत दूर तक गिरी हुई थी, यानी जो गोली है गोली उसके बगल से छीलते हुए उसको निकल चुकी थी। और उसके बाद हम फिर सुबह उसको ढूंढने गए, फिर भी वो कहाँ मिलता उसको, गोली तो उतनी ज़बरदस्त लगी नहीं थी, केवल छीलते हुए लगी। 2-3 दिन तक हम उसको ढूंढते रहे, परंतु हमको वो लेपर्ड नहीं मिला। उसके बाद
हमने डेपो साहब से एक विचार विमर्श किया कि सर इस लेपर्ड को जब तक हम लोग नीचे रह के और ट्रैकिंग करते रहेंगे तब तक ये लेपर्ड मारना मुश्किल है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हमको 3-4 फॉरेस्ट गार्ड दे दो और हम लोग जो अपना डेरा है इस डेरे को सीधे जो गंगोल गांव की जो छानिया है इस समय वो खाली है, क्योंकि बरसात में वहाँ पे गाय भैंस रहते हैं, इस समय खाली है। और अक्सर ये लेपर्ड जो है गंगोल गांव से ही ऑपरेट कर रहा है और इस समय हम लोग वहीं छानियों पे ही डेरा करते हैं और उसके बाद ये लेपर्ड हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है रावत, आप ऐसा करो जैसा आप सोच रहे हो, आप इसी प्रकार से वो करो। और लगभग 26-27 तारीख को हम लोग सबको 3-4 जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और इनको राशन और बर्तनों के साथ ऊपर भेजते हैं। तो ठीक है। और उन्होंने हमें एक जो बकरा था बहुत बड़ा, जो भोटिया लक्खी जिसको कहते हैं, वो ख़रीद के दे दिया। और दोस्तों 25 तारीख को मैं हरी और एक जो सैनिक थे, जो रिटायर फौजी थे और वो संविदा पे वन विभाग में कार्य कर रहे थे, बल्कि अनसुईया गेट पे उनकी दुकान है, सैनिक भाई के नाम पे उनको जाना जाता है। और हम तीनों आदमी उस बकरी को लेके गंगोल की छानियों पे बैठ गए और रात का खाना हमने अपना पैक कराया और पानी हानी की व्यवस्था करके हम लोग उन छानियों पे चले गए। हमने कहा आज हम इसको रात भर इस बकरे को बंधवाते हैं और देखते हैं क्या पता रात को गुलदार आ जाए। जब हम उन छानियों पे पहुंचे तो वहाँ बाकी जो छानियाँ थी जिन पे दरवाजे और ऊपर छत थी उन पे सब पे ताले लगे हुए थे, तो इसलिए हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। हमने क्या किया, एक जो छानी जिसके ऊपर बिल्कुल छत नहीं थी और उसके अंदर हमने लकड़ी इकट्ठा की। फिर उधर से हमने एक प्लास्टिक की छोटी सी एक जो सीट जैसी वहाँ जो गिरी हुई थी उसको उस छत पे लगाया, तब कि हम क्योंकि ऊपर जो है हाइल्टी पे जो पाला पड़ रहा था और ऊपर बर्फ़ थी, इसलिए जो रात को इसके नीचे हम लोग ऊपर छत में इसको लगा देंगे आधा, तो हमको थोड़ा ठंड से बचाव हो सकता है। और हम लोग वहाँ अपनी व्यवस्था हमने कर ली और उस रात हमको वहीं रहना था। तो दोस्तों हम 5 बजे लगभग अंधेरा स्टार्ट हो गया था वहाँ अंधेर होना, तो हमने बकरे को जैसे दरवाजे से 10 मीटर आगे, दरवाजे तो उस पर दरवाज़ा तो था नहीं पर लेकिन दरवाजे के सेप से 10 मीटर आगे हमने बकरा बांध दिया। और मैं दरवाजे पे एक लकड़ी रख के और उस पर राइफल रख के उसके जो उस गौशाला की जो दीवार थी, दीवार की आड़ पे बैठ गया। बाकी हरी और फौजी भाई अंदर बैठे हुए थे। अंदर माने उसके ऊपर छत तो थी नहीं, परंतु हुआ उसी से मेरे से वो पीछे बैठे हुए थे। दोस्तों रात के 8 बज गए थे, तो जाड़ों में 8 बजना बहुत बड़ी चीज़ है। तो तब तक गुलदार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बकरा आराम से खड़ा था। तो मैंने देखा यार अब तो बहुत ठंडा हो गया है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ थी तो ठंडा हो गया। तो मैंने हरी को बोला, हरी अब तो मुश्किल लग रहा, तुम ऐसा करो आग जलाओ और उसके बाद पहले अब क्या करते खाना खा लेते हैं और उसके बाद तब देखते इस बकरे को भी अंदर डाल देंगे और फिर आराम करते हैं। तो उसमें हमने इतनी लकड़ियाँ रखी थी वहाँ कि जो आग की जो लपट थी वो आकाश को छूने लगी। और मैं भी अपनी राइफल को उस जो डंडा मैंने जो दरवाज़ा वो था उस पर राइफल को टिका दी और मैं भी, क्योंकि ठंडा हो गया था, हाथ हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए थे और आग सेकने में आ गया। और मैंने उनको बोला कि ऐसा करो खाना निकालो और खाना इसी आग में गरम करके खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं इधर आया और अब बहुत आग की जो रोशनी थी उस रोशनी से वो बकरा भी दिख रहा था और ऊपर जो लपट थी वो लपट चारों ओर फैल रही थी, मतलब इतनी बड़ी लपट आग की बना दी थी क्योंकि जिससे हमको ठंडा न लग सके, क्योंकि हमने 2-3 घंटे सारी लकड़ियों को इकट्ठा करने पे बिताए थे तब कि हम पूरी रात इस आग के सहारे रह सकें। बाद दोस्तों जो ही हमने अपने खाने की पोटली खोली और उसको अपने थालियों में रखा और खाना हम शुरू करने ही वाले थे, तब तक हरी एक साथ झटके से उठा, भाई साहब लपट लपट। तो मैं सोचा ये लपट लपट बोल रहा, क्या हो गया। तो मैं फटाफट भागा और मतलब ऐसे 2 मीटर दरवाजे पर, तब तक देखा कि हरी मेरे से पहले वहाँ पर पहुँच गया था और एक लपट भाग गया। तो उसने फटक से बकरे पे देखा तो उसने उसके दोनों ओर अपने कैनाइल डाल दिए थे, यानी वो गुलदार बहुत पहले से
वहाँ पे बैठा रहा और वो मेरे को देख के कि ये जब तक इस पे बैठा है तब तक वो बकरे पे उसने अटैक नहीं किया, और जो मैं वहाँ से उठा और उसने तुरंत बकरे पे अटैक कर दिया। जबकि उतनी बड़ी आग है और 3 आदमी हम वहाँ बैठे हुए, सामने हमारा बकरा है, और उसके बाद भी उसके साहस को देख के मैं ताजुब कर गया। और उसके बाद बकरा आवाज़ करने लगा क्योंकि उसने उसके दोनों ओर कैनाइल चुबो दिए थे और बकरा ज़मीन में गिर गया। अब हम क्या करते, तो अब ये था कि ये जो लेपर्ड है ये अब रात को किसी भी समय या लगातार इसके इर्द गिर्द आएगा और रात को ही हमको चांस देगा। तो मैंने एक बार उसको लाइट से देखा तो लेपर्ड मैंने देखा उससे कम से कम 200-300 मीटर झाड़ियों में बैठा हुआ है और हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं उसको वहीं पे फायर कर लेता, परंतु वो दिख नहीं रहा था। फिर अब हमको खाना जो हमारा था वो फिर हमने पैक कर दिया और आग हमने जलने दी और फिर मैं उसी के साइड में बैठ गया। लगभग दोस्तों 12 बज गए थे, परंतु गुलदार बिल्कुल नहीं आ रहा था और वो जो बकरा था वो लगभग अब मर चुका था। फिर 12 बजे बाद मैं बाहर आया और मैंने चारों ओर उसकी लाइट मारी। तब तक मैंने देखा गुलदार एक खेत की आड़ पे बैठा हुआ है और जो मेरी लाइट पड़ी वो खेत के बैक साइड चले गया। यानी गुलदार भी लगातार हमको ट्रैक कर रहा था कि ये कब सो जाए और वो बकरे को उठा के ले जाए, और हम भी ये थे कि ये कब आए और हम इसको शूट करें। परंतु अब मैंने एक चीज़ कर दिया था कि यदि ये गुलदार आएगा तो इसको नज़दीक जब ये बकरे पे आएगा, बल्कि इसको अब 12 बोर से यहाँ पे नज़दीक है, नज़दीक में तुरंत जो ये दिखेगा तो तुरंत इसको 12 बोर से फायर कर देंगे। हरी और फौजी भाई को बोला कि ऐसा करो, आप स्लीपिंग बैग खोलो और स्लीपिंग बैग के अंदर चले जाओ, तब ये सोचेगा कि शायद ये सो गए हैं। और मैं चुपचाप जो मैंने अपना पहले वाला जो रूटीन बनाया था उस रूटीन से पीछे हट के उसके दूसरी साइड को मैं चले गया और मैंने भी कंबल के अंदर छुप गया और उसके बाद मैंने बैरल बाहर निकाल के रखी थी कि तुरंत यदि गुलदार आए और थोड़ा भी आवाज़ हो तो मैं तुरंत इसको बिना एम लिए हुए या इससे फायर कर सकता हूँ गुलदार पे 12 बोर से। परंतु दोस्तों गुलदार नहीं निकला। अब सुबह लगभग 5 बजने वाले थे क्योंकि अब तो लास्ट चांस था, इसलिए हमको उठना पड़ा और हमने चारों ओर जब लाइट मारी तो लाइट मारते मारते हमको गुलदार तो दिख रहा था, परंतु जो हम एम कर रहे थे वो खिसकता जा रहा था और खिसकते खिसकते लास्ट में रात खुल गई और गुलदार वहाँ से निकल चुका था। यानी हमने बकरा तो वो हमारा मार चुका था, परंतु वो उस बकरे पे दोबारा नहीं लौटा। फिर हमने डीएफओ को बताया कि सर ये बकरा जो है इस गुलदार ने हमारे सामने ही मार दिया है, परंतु ये दोबारा उस पर लौटा नहीं। तो उन्होंने कहा कि रावत ऐसा करो इस बकरे को खड्ड में डाल दो। परंतु मैंने कहा सर ये और लोग तो इसको खा सकते हैं, खाते हैं? मैंने हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो लोग फॉरेस्ट वाले जितने हैं वो ये दिखाना चाहे तो इसको खा ले। तो उसके बाद वो बकरे को काट के उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने आपस में बांट लिया और उन्होंने हमारे लिए नया बकरा खरीद दिया। तो जो 27 तारीख को जो टीम ने आना था, अब वो 26 तारीख ही हम लोग छानियों पे पहुंच गए और सारी व्यवस्था उन्होंने छानियों पे कर दी। अब छानियों पे रात को हम लोग सर्च कर लेते, कहीं हम बकरा बंधवा देते और इसी प्रकार हमारा टाइम कट रहा था। दोस्तों लगभग 2 तारीख इस गुलदार ने जहाँ पे हमारी छानी थी उससे एक धार पले तरफ दूसरी छानी थी, उसके ऊपर इसने एक गाय को मार दिया। अब गाय को जब इसने मार दिया तो उन्होंने हमको सूचना दी कि इसने गाय को वहाँ पे मार दिया है। हम गए तो हमने उसके ट्रेस और वो देखे, वास्तव में ये वही फीमेल गुलदार थी और इसने इस समय एक गाय को किल कर दिया था। अब जब हम लोग वहाँ उसी के नीचे बैठते शाम को, तो हमें जो पक्षियाँ थी वो पक्षियाँ चर चर की आवाज़ से बता देते थे कि गुलदार अब इस गाय की बॉडी पे पहुंच चुका है। और हम लोग जब उसको ट्रैक करने जा रहे थे तो वो हमको हमारे पहुंचने से पहले वहाँ से फरार हो जा रहा था। यानी उसको मारना उस पर बहुत टफ था। हमने उस पर मचान भी बनाई, मचान बना के भी बैठे तो उस रात वो आया ही नहीं। यानी वो कहीं ना कहीं से हमारी सारी जितनी हम प्रक्रिया कर रहे थे उसको वो बहुत
डीपली देख रहा था और डीपली देखने के कारण उसको मारना असंभव हो रहा था, क्योंकि वो पहले से उसको पता था कि ये लोग अब चल दिए हैं, वो पहले निकल। हमको कहीं से इस प्रकार से देख रहा था कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उसका इसको पूरा ज्ञान था। ये यहाँ तक मेरे को लगा कि जब हम वहाँ से चल रहे थे तो उसको ये भी आभास हो जा रहा था कि ये वहाँ से चल दिए हैं और ये पहले वहाँ से खिसक जा रहा था। मैं एक नई रणनीति के साथ काम कर रहा था कि जब हमको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे तो मैं जो हमारा मेन इससे जाने का जो रास्ता है इस पे ना जा करके इस साइड से इस धार के पीछे से निकलूँगा और ठीक इसके ऊपर निकलूँगा और वहाँ से ये लेपर्ड उसके ऊपर टॉप से हम देखेंगे तो हमको ये नीचे दिखाई देगा और इसका ध्यान ऊपर की ओर नहीं होगा, बल्कि ये इसका ध्यान नीचे होगा जहाँ पे मेरे साथी लोग बैठे रहेंगे और हमेशा की तरह अपना गपशप करते रहेंगे ज़ोर ज़ोर से, और इससे इसको महसूस होगा कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और दोस्तों, जो 4 बजे पक्षियों ने बोलना शुरू किया और मैं समझ गया कि लेपर्ड उसकी ओर अपने जो शिकार है शिकार की ओर बढ़ चुका है और मैं धीरे धीरे उसके नीचे से निकलते हुए और पूरा राउंड लेते हुए ठीक उसके ऊपर पहुंच गया। जब मैं ठीक उसके ऊपर पहुंचा तो मैंने ध्यान से नीचे को जब देखा तो मैंने देखा नीचे एक गुलदार जो है वो उस गाय की बॉडी के सामने खड़ा है और ध्यान लगा के वो नीचे जहाँ फॉरेस्ट वाले जो लोग बैठे हुए हैं गपशप लगा रहे उन पे उसका ध्यान है और वो बहुत ध्यान गौर से उनकी आवाज़ सुन रहा है। यानी वो हमेशा की तरह ये सोच रहा होगा कि कहीं ये आज फिर ऊपर तो नहीं आ जा रहा है यहाँ से, इसलिए उसका ध्यान नीचे की ओर है। और उसकी जो चेस्ट है वो चेस्ट मेरे को बिल्कुल साफ मेरे एम पे है। तो मैंने अपनी राइफ़ल का सेफ्टी कैच ऑन किया और ठीक जो अपनी राइफ़ल उस पर रख दी। केवल मैं ऊपर था और थोड़ा वो डाउन में नीचे था। तो ठीक जब मैंने देखा कि मेरा एम बिल्कुल एक्यूरेट है और मेरी राइफ़ल बिल्कुल हिली नहीं और तो मैंने तुरंत फायर कर दिया। फायर की जो गोली थी उसके चेस्ट को आर पार करते हुए निकल गई। जो गुलदार था वो गुलदार एक दहाड़ के साथ वहीं पे लुढ़क गया। और उसके बाद में जो खड़ा हुआ तो फॉरेस्ट वालों का ध्यान तो मेरे पे था, क्योंकि उनको मालूम था कि रावत जी आज वहाँ से निकलेंगे। और मेरे साथ उस समय भगत बरतवाल जी भी थे, आजकल वो नंदा देवी में डिप्टी रेंजर के पद पे कार्यरत है। और बरतवाल जी ने हाथ से मेरे को इशारा किया, मैंने कहा हाँ हो गया है, उसको शूट कर दिया है। तो सारे लोग खुश हो गए और वो उसी रास्ते से तुरंत उस लेपर्ड की वहाँ तक जहाँ उसकी बॉडी थी और वहाँ तक वो लोग पहुँच गए। और मेरे को फिर उतना, क्योंकि वो चट्टान थी, तो फिर मेरे को वापस वहीं से आना पड़ा पूरा ही घूम के। तो दोस्तों, जो चालाक लेपर्ड होता है उसके साथ चालाकी यदि आप नहीं करोगे तो आप ऐसे ही उसके पिछलग्गू बनते रहोगे। अब तो हमें अनुभव ज़्यादा हो गया है, उस समय बहुत कम अनुभव था, परंतु वही है, यदि आपने गुलदार के दिमाग को पढ़ना आपने शुरू कर दिया है, यदि आपकी सोच गुलदार के सोच से आगे है तो आप उसका शिकार कर सकेंगे। यदि आप गुलदार की सोच से आपकी सोच कम है तो वो किल पे किल करता जाएगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़। उसके बाद रात को हम उसको जहाँ पे हमारा रहने का जो कैंप बनाया था उस कैंप पे ले आए। सवेरे जब उस लेपर्ड को हम गंगोल गांव से नीचे लेके आए तो लोगों ने फूल मालाओं से, और उसको देखने के लिए तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोगों ने हमें फूल मालाओं से लाद दिया। और जो लेपर्ड था, लेपर्ड को भी फूल मालाओं से लोगों ने उसका भी स्वागत किया। और उसके बाद हम इसको नंदा देवी जो फॉरेस्ट वालों का जो एक बंगला था वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद तब इसको जला दिया गया। इस अभियान में मेरे साथ भगत बरतवाल जी थे, एक सूबेदार साहब नैल कोड़ाव के थे, आज मेरे समझ से अब वो सूबेदार साहब इस दुनिया में नहीं है। सैनिक साहब जो अनसुया गेट पे जिनकी दुकान थी वो थी, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे 2006 में अथक मेहनत की और लगातार 6 महीने तक आप लगा लो पूरी बरसात हमने इस गुलदार को मारने में काट दी थी। तो कितना टफ रहा होगा उस समय। और मेन बात थी, जिस दिन गुलदार मारा गया उस दिन वेदपाल साहब देहरादून बैठक में थे और वो थे नहीं। 22 औरतों को काटा था। और एक ऐसा ही अनुभव जो मेरा हंटिंग नंबर 51 है वो नैनोली अल्मोड़ा का है। 10 औरतों को काटा और एक ही औरत को 2 बार काटा।
तो उसका व्यवहार भी सेम ऐसे ही था, परंतु वो और इसमें थोड़ा अंतर था। और बताना भूल रहा हूँ कि ये गुलदार आदमखोर क्यों हुआ। दोस्तों, इस गोपेश्वर इलाके पे 4 जो मेल गुलदार थे, वो कभी किसी के घर में घुसने से इसी प्रकार से 4 गुलदारों को यहाँ से केस पे उठा लिया गया था। यानी उनके लिए परमिट हुआ था केस पे डालने के लिए, तो उनको 4 गुलदारों को केस पे जो है वो यहाँ से बाहर कर दिया गया था। और इस एरिया पे उस समय, वर्तमान समय जिस समय वो फीमेल औरतों को काट रही, उस समय इस एरिया पे कोई मेल गुलदार नहीं था। इसलिए ये फीमेल गुलदार हर महीने हीट में आ रही थी, और जिस समय हीट में आ रही थी उस समय ये औरतों को काट रही थी। और इसका जो ड्यूरेशन था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो औरतों को काटने का ड्यूरेशन था वो एक फिक्स था, 1 महीने या 25 दिन से लेकर 1 महीने 5 दिन तक, लगभग ये इस टाइम पे ज़्यादा सक्रिय रह रही थी। तो बाद में हमने इसके बारे में सोचा तो हमें यही लगा कि ये उस टाइम पे बार बार जो हीट में आ रही थी, हीट में आने के कारण ये महिलाओं को काट रही थी, और तभी ये आदमखोर हुई। और दोस्तों, मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए अनुभव के साथ, और तब तक शुभ रात्रि।